हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट नंबर 3 का पार्ट सेकेंड। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप चेक कर सकते हैं। पार्ट 2 हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल, पैटर्न और उसका परफॉर्मेंस। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर क्या है, होता है ये ना एक पार्ट है इकोनॉमी का, ठीक है, जो इंगेज होता है प्रोडक्शन करने में गुड्स को, ठीक है, किसके द्वारा, थ्रू द प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। इसमें कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग हो गया, माइनिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो गया, ये सारी चीज़ें। तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है ना, ये एक ब्रिज का काम करता है किसके बीच में, प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर और टर्शरी सेक्टर मतलब सर्विसेज के बीच में एक ब्रिज का काम करता है। ये क्या करता है, रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करता है फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स के अंदर, ठीक है। अब क्या रोल है इंडस्ट्रियल सेक्टर का इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, है ना। इसमें भी देखो वही सारे पॉइंट्स है जो हमने कल पढ़े थे और वो बहुत बार रिपीट हुए थे, ठीक है। वो सारी चीज़ें सब में सेम ही है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ इसमें ये है, इसमें ये है। आप एक चीज़ के पॉइंट्स लर्न करोगे ना तो आपको ऑटोमेटिकली पूरे चैप्टर में क्या क्या चीज़ें सबके पॉइंट्स लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इनका क्या रोल है कि ये कंट्रीब्यूट करते हैं नेशनल इनकम के अंदर, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो जीडीपी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रीज ग्रो हो रही हैं जो आउटपुट है गुड्स का वो भी बढ़ता जा रहा है, जिससे हमारी नेशनल इनकम भी इंक्रीज़ हो रही है। सेकेंड, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में ये हेल्प कर रहा है, ठीक है। जितनी भी अब फैक्ट्रीज ओपन हो रही है, इंडस्ट्रीज चल रही है, तो वो फैक्ट्रीज में काम करेंगे, कंस्ट्रक्शन होगा, माइनिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, तो उनके लिए उन्हें लेबर चाहिए होगी, है ना। इससे क्या बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं और रूरल एरियाज़ के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। थर्ड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना, ये एक की ड्राइवर होता है इकोनॉमिक ग्रोथ का, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करता है, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में भी काम करता है, एक्सपेंशन करता है मार्केट्स काफ़ी, जिससे हमारी इकोनॉमी की क्या होती है, डेवलपमेंट होती है। फोर्थ हमारे पास है कि ये डेवलपमेंट करता है इंफ्रास्ट्रक्चर का भी। जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डेवलप होगा, जैसे रोड्स, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, पावर सप्लाई, ये सारी चीज़ें। तो ये जो फैसिलिटीज़ है ना, क्या कर रही है, हमारे ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा इसेंशियल है। फिफ्थ आता है कि एक्सपोर्ट भी इससे बढ़ रहा है, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल गुड्स जो है ना वो क्या कर रहे हैं, ये एक मेजर पार्ट बन चुका है एक्सपोर्ट का। जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही है इंडस्ट्रीज़ की, वो क्या करता है, वो कंट्री को हेल्प कर रहा है कि वो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करे बाय एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, ठीक है। सिक्स है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इंडस्ट्रीज़ जो प्रोड्यूस करती हैं एग्रीकल्चर टूल्स, मशीनरी, फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें, तो इससे क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी मॉडर्नाइजेशन और एफिशिएंसी बढ़ रही है। सेवंथ है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ का जो इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है ना बैकवर्ड एंड रूरल एरियाज़ में, इससे जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती हैं, मतलब जो थोड़ा बहुत भेदभाव, इनइक्वालिटी चल रही होती है, वो इससे कम होती है, ठीक है। और जो हमारे लेस डेवलप्ड एरियाज़ होते हैं उनमें भी डेवलपमेंट होने लगती है। एट्थ है इंप्रूवमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, इससे क्या होगा, अगर इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी तो हमारी इनकम लेवल भी बढ़ेगी, ठीक है। जो गुड्स होंगे वो ज़्यादा अवेलेबल होंगे, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी, जिससे जो स्टैंडर्ड होता है ना लोगों का जीने का, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, वो इम्प्रूव हो जाता है। अब पैटर्न क्या है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, तो सबसे पहले प्री इंडिपेंडेंस पीरियड हम देखते हैं। तो कॉलोनियल पीरियड के टाइम में ना जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी इंडिया में वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। तो जो ब्रिटिश थे ना वो फोकस करते थे कि वो इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट करेंगे, जो किसे सपोर्ट करेगा, उनके खुद के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को, मतलब वो अपने हिसाब से चीज़ें देखते थे, जो उन्हें चीज़ बेनिफिट दे वो सिर्फ वही चीज़ें करते थे, ठीक है। जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ थी हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह की, वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई, ठीक है। वाइल जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ थी, कॉटन, टेक्सटाइल्स, जूट वगैरह, ये सारी डेवलप होने लगी लिमिटेड मैनर के अंदर, क्योंकि ब्रिटिश को यही ज़्यादा बेनिफिट दे रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स नहीं बेनिफिट दे रहे थे, इसलिए हैंडीक्राफ्ट्स की जो प्रोडक्शन थी वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी। फिर सेकेंड आता है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1950 से 1980 के बीच में। तो इंडिपेंडेंस के बाद ना जो गवर्नमेंट है उन्होंने ना एक स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की, एक प्लान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की। इनका फोकस क्या था कि वो इस्टेब्लिश करेंगे क्या, हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज, जैसे स्टील, मशीनरी और एनर्जी वगैरह, ठीक है। तो जो पब्लिक सेक्टर है ना इसमें बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता था, और जो इंडस्ट्रीज थी ना वो लाइसेंसिंग सिस्टम के थ्रू ही चलती थी। फिर थर्ड आता है इंडिपेंडेंस के बाद हमारा क्या है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स आया 1991 के ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो 1991 में हम सबको पता है कि क्या चीज़ें आई थी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करे गए थे, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, जिसे हम एलपीजी भी कहते हैं। तो इन रिफॉर्म्स की वजह से क्या हुआ था, रिडक्शन हो गया था गवर्नमेंट कंट्रोल में, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का
जो पार्टिसिपेशन था वो बढ़ा था और फॉरेन कंपनीज़ की भी एंट्री हुई थी। फोर्थ, इससे क्या हुआ था फिर ग्रोथ होने लगी थी। पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे प्री इंडिपेंडेंस था, ठीक है, इंडिपेंडेंस से पहले क्या था, ब्रिटिश वाला। फिर पोस्ट इंडिपेंडेंस आया, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज बनी। फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स आए 1991 में, एलपीजी वाला। देन हमारी ग्रोथ होने लगी स्मॉल स्केल एंड एमएसएमईज की, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट बन चुका है इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर के अंदर। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट और रीजनल डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, जो हमारा शिफ्ट था ना, वो कंज्यूमर गुड्स और सर्विसेज लिंकेजेस की तरफ बढ़ गया था, ठीक है। हैवी इंडस्ट्रीज से ना मतलब एक शिफ्ट आया था हैवी इंडस्ट्रीज से कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज की तरफ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ऑटोमोबाइल्स हो गया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हो गया, इन सारी चीज़ में। तो जो इंडस्ट्रीज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंगली लिंक हो रही थी सर्विस सेक्टर्स में, जैसे लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड आईटी सर्विसेज में। तो ये धीरे धीरे हर एक स्टेज में ग्रोथ हुई थी। तो वो वाली स्टेजेस हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, आप इसको लिख सकते हो, बढ़िया सा फ्लो चार्ट बनाओगे और इसको एक्सप्लेन करोगे ना, फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ था, रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था इंडस्ट्रीज़ के बीच में। कुछ जो इंडियन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट थी ना इंडिया में, वो अनइवन हो रही थी। कुछ स्टेट जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ये तो बहुत ज़्यादा हाईली इंडस्ट्रियलाइज थे, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज थी, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट थी। वाइल कुछ जो थे ना, वो बहुत ज़्यादा बैकवर्ड रह गए थे आज के टाइम में। अब हम पढ़ते हैं परफॉर्मेंस ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। पैटर्न पढ़ लिया, अब हम परफॉर्मेंस पढ़ते हैं। तो परफॉर्मेंस क्या है, ग्रोथ रेट ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है ना, उन्होंने मॉडरेट ग्रोथ दिखाई है ओवर द टाइम, ये बड़े ही हैं, ठीक है। इनके जो सेक्टर है, इनका जो ग्रोथ है वो बड़ी ही है, ठीक है। जो ग्रोथ रेट है ना, वो फ्लक्चुएट हुए हैं थोड़े बहुत इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिसी और ग्लोबल फैक्टर्स के चलते ही, ठीक है। इन्होंने कंट्रीब्यूशन भी दिया है जीडीपी में, राइट। एम्प्लॉयमेंट परफॉर्मेंस में भी इन्होंने काम किया है ना। अभी हमने ऊपर लाइन पढ़ी थी कि जितनी इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं, जिससे रूरल एरियाज़ के अंदर भी क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होती जा रही है, ठीक है। फोर्थ आता है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव हुई है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह के चलते, ठीक है। बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस आई है। बट ये कुछ अभी भी थोड़े बहुत चैलेंजेस फेस करते हैं, कभी कभी कुछ आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज होती हैं कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर, ठीक है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इनका बढ़िया हुआ है, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। तो एक्सपोर्ट भी इन लोगों का बहुत बड़ा है। इसके बाद आता है चैलेंजेस आफ्टर इफेक्टिंग और इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये परफॉर्मेंस के पॉइंट्स नहीं है, ये गलती से आ गया, ठीक है। आप इसे मत समझना, इसे हटा दो, ये अलग से पॉइंट है कि क्या चैलेंजेस आए थे परफॉर्मेंस के बाद, वो आप रीड कर सकते हो, छोटे से ही हैं। और इम्पैक्ट क्या पड़ा था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही है ना। जो हमने चीज़ें रीड करी हैं वही है, उनकी समरी ही है, ओके जी। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इन इंडिया। तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी ना रेफर किया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क, गवर्नमेंट डिसीजंस को, स्ट्रैटेजीज और रेगुलेशंस को जो डिज़ाइन करे जाते हैं क्या करने के लिए, कंट्रोल, डायरेक्ट और प्रमोट करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इकोनॉमी के अंदर। ये लिमिटेड नहीं होते सिर्फ रूल्स तक, बट ये इंक्लूड करते हैं क्या सारी चीज़ें, कि एक तो डिसीजन हो रिगार्डिंग ओनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर में भी इनका रोल रहता है कि भाई कौन सी इंडस्ट्री में किसकी ओनरशिप होनी चाहिए, ठीक है। लेवल ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन कितना होना चाहिए, पॉलिसीज़ होती हैं इनमें रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन वगैरह, क्या कैसे कैसे हमें अपने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करनी है, मॉडर्नाइजेशन आनी है, क्या स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए रीजनल और बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है इंडस्ट्रियल पॉलिसी के, तो इससे तो एक तो बहुत ज़्यादा रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है, ठीक है। जो पॉलिसी है ना, उसका क्या एम होता है कि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ाएं, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और उसका इंडस्ट्रियल आउटपुट को एक्सपैंड करके। तो ये हेल्प करता है स्ट्रेंथन करने में इकोनॉमिक बेस ऑफ कंट्री। सेकेंड है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारी डिस्पैरिटीज़ भी कम हुई है डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड रीजन्स में, क्योंकि इन्होंने बैकवर्ड एरियाज़ में भी डिसेंट्रलाइजेशन किया, इंडस्ट्रीज़ का इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड किए, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, वही है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ है तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ पड़ी। फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। मतलब ऐसा ना हो कि कोई भी जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेज होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं या कोई भी चीज़ें, जो हमारी पावर है इंडस्ट्री पॉलिसीज़ के, उनके हाथ में ना चला जाए, ठीक है, गवर्नमेंट के हाथ में रहे, ताकि हम क्या कर पाए, एक फेयर प्रैक्टिसेस, फेयर जो प्राइजेस होते हैं वो हर किसी को दे पाएँ,
ठीक है, और एक फेयरनेस बना के रखें, ठीक है। फिफ्थ आता है डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज। स्पेशल सपोर्ट दिया गया था स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को सब्सिडीज़ क्रेडिट फैसिलिटीज़ के थ्रू, ताकि इंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट इंप्रूव हो। प्रमोशन किया गया एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ का, ठीक है। इंडस्ट्रीज़ को ना इंकरेज किया गया ताकि आप गुड्स प्रमोट करो, ताकि हम एक्सपोर्ट कर पाएँ, जिससे क्या हो, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में हेल्प करो और इम्प्रूव हो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को भी। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना रिसोर्सेज का। इंडस्ट्रीज पॉलिसीज यही इंश्योर करती थी कि नेचुरल, ह्यूमन और फाइनेंशियल रिसोर्सेज हम अच्छे से यूज़ करें। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और मॉडर्नाइजेशन लाना भी। अब कुछ पॉलिसीज़ हम फटाफट से रीड कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले है इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1948। ओके, आपको इसके थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, मैंने इजी लैंग्वेज में ही आपको दिया है ताकि आपको फटाफट से याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या थे, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी इंडिपेंडेंस के बाद, और ये फाउंडेशन थी इंडिया का इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए, ठीक है। तो इसने क्या किया था, मिक्स्ड इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन किया था। इस पॉलिसी में क्या था, यहाँ पे दोनों पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स जो है वो एग्जिस्ट करते थे। पब्लिक सेक्टर स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करते थे और प्राइवेट सेक्टर जो है वो रेगुलेशन के अंडर ऑपरेट होते थे, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हुई थी, इंडस्ट्रीज को ओनरशिप और कंट्रोल के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड किया गया था, ठीक है। जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट कंट्रोल इंडस्ट्रीज थी, जो सिर्फ गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी, जैसे डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी वगैरह, ठीक है। मिक्स सेक्टर इंडस्ट्रीज आई गई, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज आई, ये सारी चीज़ें। थर्ड, इसमें गवर्नमेंट कंट्रोल एंड रेगुलेशन भी आया था। गवर्नमेंट जो है ना, उन्हें जो प्राइवेट इंडस्ट्री है उन्हें भी वो क्या करती थी, थोड़ा बहुत रेगुलेट करती थी थ्रू लाइसेंसिंग और पॉलिसी मेजर्स के थ्रू, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंस बढ़ी थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ की भी, जिससे उनका भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा था और रीजनल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। सेकेंड पॉलिसी हमारी आई थी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956, ठीक है। ये आपको ईयर्स लर्न करने होंगे, अगर हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि पूरे सब्जेक्ट में ऐसा कुछ लर्न करने वाला है ही नहीं, सिर्फ ये 2-4 पॉलिसीज़ हैं वो ही आपको ईयर करने पड़ेंगे बस। बाकी एक बार तो रीड करोगे, बहुत ईजी सब्जेक्ट है, बहुत स्कोरिंग है, आप इजीली कर लोगे, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या हुआ था, ये प्रोवाइड करता था एक स्ट्रॉन्ग बेस इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, और इन्होंने इसका जो मेन रोल था किस पे था, पब्लिक सेक्टर को बढ़ावा देने में, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, एक्सपेंशन हुआ है पब्लिक सेक्टर का, ठीक है। गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाई है, ठीक है। गवर्नमेंट ने हेल्प करी थी हैवी और बेसिक इंडस्ट्रीज़ बनाने में, जैसे स्टील, मशीनरी, पावर वगैरह। ये जो इंडस्ट्रीज़ है ना, इनमें लार्ज इन्वेस्टमेंट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, और ये ज़रूरी भी है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, ठीक है। हमारे पास 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। तो शेड्यूल ए में इंडस्ट्रीज जो थी, इसके अंदर कौन सी आती थी, जो ओन्ड और ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट होती है, जैसे डिफेंस, रेलवेज वगैरह। फिर शेड्यूल बी के अंदर वो वाली इंडस्ट्रीज आती थी जहाँ पे बोथ पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर जो है वो मिलके ऑपरेट होते थे, बट जो गवर्नमेंट है ना उनका डोमिनेंट रोल रहता ही था, ठीक है। शेड्यूल सी में कौन सी थी, प्राइवेट सेक्टर वाली ही इंडस्ट्रीज होती थी, ठीक है। थर्ड, इसमें क्या था, इन्होंने एम्फेसाइज लाया था हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज में, ठीक है, और इंडस्ट्रियलाइजिंग सिस्टम भी इसमें आया था। जो इंडस्ट्रीज थी ना, उन्हें रिक्वायर होता था इसमें कि उन्हें लाइसेंस की ज़रूरत है ताकि वो इस्टेब्लिशमेंट कर पाए, एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है। ये कोई भी चीज़ उन्हें करनी है तो उन्हें लाइसेंसिंग की ज़रूरत है, लाइसेंस की ज़रूरत है, ठीक है। फिफ्थ क्या किया था इस पॉलिसी के अंदर, रिडक्शन हुआ था इनइक्वालिटी का भी, ठीक है। जो इनकम और वेल्थ थी उनके अंदर थोड़ी बहुत जो डिस्पैरिटीज़ थी ना वो भी कम हुई थी। फिर आती है हमारे पास इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1977, ठीक है। इसके अंदर क्या लाया गया था, इसके अंदर ना फोकस हो गया था स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। जो इससे क्या हुआ था, इस पॉलिसी के अंदर ना डेवलपमेंट हुई थी विलेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और रूरल डेवलपमेंट को भी प्रमोट किया जाए। डिसेंट्रलाइजेशन हुआ था इंडस्ट्रियल ग्रोथ का, इंडस्ट्रीज़ जो थी ना उन्हें इंकरेज किया गया था ताकि आप बैकवर्ड एरियाज़ में जाओ, ठीक है, और वहाँ जाके आप इंसेंटिव्स और सपोर्ट की मदद से बैकवर्ड एरियाज़ को भी ग्रो करो। रिस्ट्रिक्शन आ गया था लार्ज बिजनेस हाउसेस पे भी, ठीक है। जो लार्ज इंडस्ट्रियल हाउसेस थे उन्हें बहुत मना किया जाता था कि आप अपनी तरफ से पैसा नहीं लगाओगे। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, हम समझते हो ना कि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो कह देते हैं कि हम पैसे लगा देंगे, ये सब कर देंगे, तो इन सारी चीज़ों का भी रिस्ट्रिक्शन वहाँ पे लाया गया था, ठीक है। प्रमोशन किया गया था सेल्फ रिलायंस का भी, कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है, और इम्पोर्ट्स पे अपनी डिपेंडेंस कम कर दो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980, ठीक है। ये वाला भी मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में दे दिया है, ठीक है। तो इस पॉलिसी के अंदर क्या आया था,
इम्प्रूव की गई थी एफिशिएंसी और रिवाइव किया गया था इंडस्ट्रियल ग्रोथ को। सबसे पहले तो मॉडर्नाइजेशन हुआ था इंडस्ट्रीज़ का, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लाई गई थी। फिर एक्सपेंशन हुआ था इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का भी, ठीक है, हायर कैपेसिटी की यूटिलाइजेशन हुई थी। एक्सपेंशन हुआ था जितने भी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज थी उनका, जो इंडस्ट्रीज हो चुकी थी, जो आज के टाइम में नहीं काम कर रही थी, ठीक है, उन्हें भी रिवाइव किया गया, ठीक है। फिर है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, ठीक है, कंटिन्यूड एम्फेसिस लाया गया था सेटअप करने के लिए इंडस्ट्रीज़ का बैकवर्ड एरियाज़ में। तो ये आप हर एक पॉलिसी का, आपको जैसे भी क्वेश्चन पूछता है आप बढ़िया सा फ्लो चार्ट बना के इसे लिख कर आओगे, ठीक है। फिर आया था हमारे पास न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, ठीक है। इसके अंदर क्या आया था, ये पॉलिसी है ना, इसके अंदर एक मेजर शिफ्ट आया था कंट्रोल्ड इकोनॉमी से मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है इसमें लिबरलाइजेशन में क्या था, इसमें रिमूव किया गया था किसी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज़ को लाइसेंस की ज़रूरत होती थी उन चीज़ों को रिमूव किया गया था मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। इससे क्या हुआ था, फिर ईजियर एंट्री मिल गई थी फर्म्स को, ठीक है, और ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल में भी थोड़ा बहुत रिडक्शन आया था। फिर प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी आया था कि जो पब्लिक सेक्टर का रोल है उसे कम करो और प्राइवेट इंटरप्राइजेस का भी पार्टिसिपेशन बढ़ाओ। ग्लोबलाइजेशन पे भी किया था, ठीक है। जो इंडियन इकोनॉमी है ना, उन्होंने ग्लोबल मार्केट के साथ भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेट किया था। इससे क्या हुआ था, एक तो फॉरेन कंट्रीज़ की एंट्री शुरू हो गई थी और हमारे एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गए थे। फोर्थ आता है हमारे पास, इसमें डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी आई थी। जो गवर्नमेंट है ना, उन्होंने क्या रिड्यूस किया था, अपनी शेयर होल्डिंग को कम कर दिया था पब्लिक सेक्टर के अंदर, ठीक है। और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का भी प्रमोशन बढ़ा था इसमें, ठीक है। एब्लोशन किया गया था MRTP एक्ट रिस्ट्रिक्शंस वगैरह का भी, और ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म्स भी लाई गई थी। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, आप इसे अपने अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ठीक है जी। फिर इम्पैक्ट क्या था इन इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ का, वो फटाफट से रीड कर लेते हैं। आई होप यहाँ पे आपको एक लाइन में ये समझ आ रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत ईजी है। तो क्या इम्पैक्ट हुआ था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन बढ़ी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ था, इनकी वजह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुई थी, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर जो है वो बढ़ा था, इंटीग्रेशन हुआ था हमारा ग्लोबल इकोनॉमी में, ठीक है। रीजनल इम्बैलेंसेस कम हुए थे, चैलेंजेस आए थे पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के अंदर भी। अब हम बढ़ते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस इन इंडिया, ठीक है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस किसे रेफर किया जाता है, ऐसी बिजनेस यूनिट्स को जो इंगेज होती है मैन्युफैक्चर प्रोसेसर और सर्विस एक्टिविटीज़ में, ठीक है, जो स्मॉलर स्केल पे ही कम ऑपरेट होती हैं, ठीक है। ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ना, इन्हें कैसे हम करेक्टराइज कर सकते हैं कि एक तो इनमें हमें लो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, स्मॉल वर्कफोर्स होता है, लिमिटेड स्केल ऑपरेशन होते हैं, हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये सारी चीज़ें। अब इसका एक लीगल फ्रेमवर्क भी है, एक इसका एक्ट भी है, MSMED एक्ट 2006, ठीक है। तो इस एक्ट का पर्पस क्या है, इस एक्ट को इसलिए ही प्रमोट किया गया था ताकि हम प्रमोट और डेवलप कर पाए MSME को, उनकी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा पाए और लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी ला पाए। क्या की प्रोविजंस थे इस एक्ट के, कि एक तो क्लासिफिकेशन हो पाए इंडस्ट्रीज़ का, ठीक है, प्रॉपरली हम सारे इंटरप्राइजेस को क्लासीफाई कर पाए माइक्रो स्मॉल और मीडियम कैटेगरीज़ के अंदर, ठीक है। डिलेड पेमेंट्स के अगेंस्ट प्रोटेक्शन ला पाए। जो बायर्स है ना, उन्हें MSME को ना पेमेंट देनी ही होती है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर, अगर वो ज़्यादा डिले करेंगे तो उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। इस्टेब्लिशमेंट किया गया था फैसिलिटेशन काउंसिल्स का भी, स्टेट लेवल बॉडीज बनाई गई थी जो क्या करती थी, इन सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करती थी रिलेटेड टू डिलेड पेमेंट्स। डी प्रमोशन किया गया, प्रमोशन एंड डेवलपमेंट मेजर्स लाए गए थे, इससे क्रेडिट सपोर्ट अच्छा हुआ था, उन्हें इजीली लोन मिलने लगे थे, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हुई थी और स्किल डेवलपमेंट भी हुआ था, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ MSME रिवाइज क्राइटेरिया भी आया है कि ये 2020 के बेस पे कि माइक्रो इंटरप्राइजेस में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अप टू 1 करोड़ की अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ का है, तो ये सारी किसके अंदर आती हैं, माइक्रो इंटरप्राइजेस के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। ये जो स्मॉलेस्ट बिजनेस यूनिट होती है जिसमें हमें मिनिमल कैपिटल और ऑपरेशन चाहिए। फिर स्मॉल इंटरप्राइज अगर हमारी है तो वहाँ पे हमें 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करनी होती है और टर्नओवर कितना होना चाहिए, 50 करोड़, ये उससे थोड़ी ज़्यादा होती है। और मीडियम वाली में 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एंड टर्नओवर 250 करोड़, ठीक है। करेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ लेते हैं जो हमने अभी ऊपर पढ़े थे। करेक्टराइजेशन ऑफ MSME वही है ये सेम, कि एक तो लो कैपिटल चाहिए, लेबर इंटेंसिव नेचर होता है, मेनली यहाँ पे लेबर्स ही काम करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आती है ऑपरेशंस के अंदर, MSME जो है ना वो एकदम अडेप्ट कर लेते हैं अच्छे से मार्केट की डिमांड्स के अकॉर्डिंग, लोकल रिसोर्स का यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है, और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर होता है। मतलब MSME जो है ना वो डिफरेंट रीजन्स पे स्प्रेड है, स्पेशली रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज़ के अंदर, ठीक है। अब रोल क्या है MSME का इंडियन इकोनॉमी में,
फिर से इसका भी क्या रोल है कि ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करता है। ये एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट सोर्स है, जॉब्स देता है लार्ज वर्क फोर्स को, रूरल एरियाज़ में काम करता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रमोट करता है। ठीक है, ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड वर्कर्स, वुमेन एंड वीकर सेक्शंस के लिए। कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी को। ठीक है जी, हम समझ गए हैं। ये इन्वॉल्व होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, ट्रेड एंड कॉमर्स में, इंडस्ट्रियल आउटपुट को भी कंट्रीब्यूट करता है। इसका बहुत बड़ा शेयर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी जाता है बाय मैन्युफैक्चरिंग कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसिंग इंटरमीडिएट गुड्स, सपोर्टिंग लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। ये सब ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है। ठीक है, जो इसमें क्या होता है, जैसे लोग जो है ना वो कम पैसा लगा के भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी प्रमोट करता है। ठीक है, बस उनके पास क्या होना चाहिए? अच्छी खासी एंटरप्रेन्योर स्किल्स होनी चाहिए। और मेन जो एमएसएमई है ना, वो ही हेल्प करता है कि वो उनकी स्किल्स को डेवलप करवाएं, इनोवेशन उनका प्रमोट करे। ठीक है, जॉब्स पे डिपेंडेंस कम हो, बिजनेस वगैरह बढ़े। ठीक है, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट आता है, जो क्योंकि ये रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज़ में काम करता है, तो उनका यही मेन एम है कि रीजनल इनइक्वालिटीज़ कम हो, डिसेंट्रलाइजेशन कम हो, ये सारी चीज़ें, माइग्रेशन भी कम हो। कंट्रीब्यूशन भी करता है एक्सपोर्ट के अंदर। कौन कौन सी चीज़ें ये एक्सपोर्ट करते हैं? टेक्सटाइल्स, हैंडीक्राफ्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ये सारी चीज़ें। लिंकेज करा जाता है लार्ज इंडस्ट्रीज़ के साथ भी। ठीक है, इससे क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल लिंकेज बनता है और एफिशिएंट सप्लाई चेन भी बढ़ते हैं। इंक्लूसिव ग्रोथ होती है एमएसएमई के अंदर। वीकर सेक्शन, वुमेन, रूरल पॉपुलेशन, ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे सबकी डेवलपमेंट होती है। अब क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं? एक तो इन्हें लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस होता है, कभी कभी इन्हें अच्छे से लोन नहीं मिल पाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। इनकी पुअर क्रेडिट हिस्ट्री होती है, कोलेट्रल नहीं होता है, इनफॉर्मल नेचर होता है, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस भी इन्हें फेस करनी पड़ जाती है बहुत बार। ठीक है, मार्केटिंग कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, लिमिटेड एक्सेस रहते हैं इनका नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, जो इनकी ग्रोथ को इफेक्ट करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसीज भी होती है, कंपटीशन रहता है लार्ज फॉर्म से भी। ठीक है, डिलेड पेमेंट्स मिलती है इन्हें, लैक होता है स्किल्ड लेबर का भी। अब है इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट एंड स्कीम फॉर एमएसएमई, छोटी सी है, आप इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में लिख सकते हो आप। ठीक है, एक तो क्रेडिट गारंटी स्कीम है, इसमें क्या होता है? उन्हें कोलेट्रल फ्री लोन्स दिया जाता है। ठीक है, मतलब उन्हें कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ता है, बिना कुछ गिरवी रखे ही उन्हें लोन्स मिल जाता है। प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम भी है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन स्कीम, बहुत ईजी है, एक एक लाइन में मैंने आपको दे दिया है, आप लिख सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है एमएसएमई की इंडिया में, हम पढ़ चुके हैं, इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ चुके हैं, हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, हमें समझ में आ गया है, आप इसे रीड कर सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉरेन कैपिटल इन द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। जो फॉरेन कैपिटल है ना, वो रेफर किया जाता है इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स बाय फॉरेन इंडिविजुअल्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस इनटू द डोमेस्टिक इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। मतलब जो फॉरेन के इंडिविजुअल्स, कंपनीज और इंस्टीट्यूशंस है, जब हमारी डोमेस्टिक, हमारे इंडिया के अंदर कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं फंड्स की, तो उसे हम क्या कहते हैं? फॉरेन कैपिटल कहते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंट्रीज लाइक इंडिया में के अंदर, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक सेविंग्स है ना, वो इतनी एफिशिएंट नहीं, सफिशिएंट नहीं है ताकि हम हमारी इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर पाएँ। अब नीड क्या है हमें फॉरेन कैपिटल की इंडिया में? ठीक है, एक तो ये हमारा गैप कम करता है सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में। जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ होती है ना, उनके अंदर जो डोमेस्टिक सेविंग्स होती है वो क्या होती हैं? इनएफिशिएंट रहती हैं टू फाइनेंस करने के लिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो फॉरेन कैपिटल हेल्प करता है ब्रिज करने में ये गैप। ठीक है, तो क्योंकि डेवलपिंग इकोनॉमी है, उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं होती है कि वो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ को खड़ा कर पाए, तो ये फॉरेन कैपिटल इस चीज़ में हेल्प करता है। रिक्वायरमेंट होती है एडवांस टेक्नोलॉजी की। जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है ना, उनके पास थोड़ा बहुत कमी तो रहती ही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की। तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो क्या लाती है? एडवांस टेक्निक्स लाती है, जिससे हम एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नीड्स को ये हमारी पूरा करता है। जैसे सेक्टर्स हमारे पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन हो गए, इन्हें हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, जो फॉरेन कैपिटल सपोर्ट कर सकती है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सपोर्ट मिलता है। जो फॉरेन कैपिटल का इनफ्लो होता है ना, वो हेल्प करता है कि हम एक बैलेंस ऑफ पेमेंट बना के रखें अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को इंक्रीज करके। फिफ्थ है इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन करना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ना, वो एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करता है, जिससे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। अब कितने टाइप्स की फॉरेन कैपिटल होती है? एक हमारे पास होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो एफडीआई ना, वो रेफर किया जाता है इन्वेस्टमेंट को जो फॉरेन एंटिटीज करती हैं बिजनेस ऑपरेशंस के अंदर विद इन अ कंट्री। ठीक है, जो फॉरेन एंटिटीज होती है, जब वो किसी कंट्री के बिजनेस ऑपरेशंस में इन्वेस्ट करती हैं विद द ऑब्जेक्टिव कि उन्हें ओनरशिप और कंट्रोल मिले, उसे हम एफडीआई कहते हैं। ठीक है,
है। इसके क्या फीचर्स रहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहता है, मैनेजमेंट में ट्रांसफर करता है टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स को, ठीक है। सेकंड हमारे पास आता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफपीआई क्या होता है, ये रेफर किया जाता है ऐसी इन्वेस्टमेंट को फाइनेंशियल एसेट्स के अंदर, जैसे शेयर्स, बॉन्ड, सिक्योरिटी, डोमेस्टिक कंपनी, ठीक है। जब हम ऐसी चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो उसे हम एफपीआई कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है और कोई मैनेजमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं होता और हाईली वॉलेटाइल भी होता है। थर्ड हमारे पास आता है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स। ये जो लोन्स होते हैं ना, ये डोमेस्टिक कंपनी लेती है फॉरेन लेंडर से ताकि वो बिजनेस को एक्सपैंड करे, ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ उन्हें वापस करें, ये सारी चीज़ें। एक होती है एनआरआई इन्वेस्टमेंट। जब जो इन्वेस्टमेंट है ना इंडियंस करते हैं जो अब्रॉड में रह रहे होते हैं इन डोमेस्टिक बिजनेस में, रियल एस्टेट और फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर, उन्हें हम एनआरआई इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस में क्या होता है, जो लोन्स और ग्रांट्स जो है ना, जब जो फॉरेन गवर्नमेंट या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो देते हैं डेवलपमेंट पर्पस के लिए, उसे हम ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस कहते हैं। क्या फीचर्स हैं फॉरेन कैपिटल के, एक तो ये सप्लीमेंट्री नेचर का होता है, ठीक है। तो फॉरेन कैपिटल क्या करता है, सप्लीमेंट करता है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को रेदर देन रिप्लेसिंग इट, ठीक है। सेकंड आता है प्रॉफिट ओरिएंटेड। फॉरेन इन्वेस्टर्स का क्या एम होता है कि वो प्रॉफिट अर्न करे, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्ड ट्रांसफ़र भी करे, ठीक है। इससे क्या होता है, एडवांस टेक्नोलॉजी आती है, मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच बनता है। जो फॉरेन इन्वेस्टर होता है उनका फोकस किस पे रहता है, उन सेक्टर पे जो उन्हें हाई ग्रोथ पोटेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी वाले लगते हैं। मोबिलिटी आता है, फॉरेन कैपिटल स्पेशली पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो है वो इन एंड आउट हो सकता है कंट्री के ईजिली। अब क्या रोल है फॉरेन कैपिटल का इंडियन इकोनॉमी में, हमने पढ़ा था ना ऊपर कि हमें नीड क्या है, अब यहीं वो रोल के अंदर आ जाता है। तो सबसे पहले तो यही है कि इन्वेस्टमेंट गैप को ये फुलफ़िल करता है, ठीक है जी। रीड कर लेंगे जो हमने ऊपर पढ़ा है, नीड, ये वही सेम चीज़ है, ठीक है। बट ऑब्वियसली बात है, अगर आपके सिलेबस में है तो मैंने इसे कवर किया है, ये नहीं मैटर करता कि वो रिपीटेड है या नहीं, क्योंकि टॉपिक्स कुछ ना कुछ इंटर रिलेटेड होते ही हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एंड मॉडर्नाइजेशन भी बढ़ी है फॉरेन कैपिटल की वजह से, है ना, हमने रीड कर लिया अच्छे से। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी बढ़ी है, डेवलपमेंट भी हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर का, कौन से सेक्टर्स में, पावर जनरेशन, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क्स, ये सारी चीज़ें। प्रमोशन हुआ है एक्सपोर्ट्स का भी, ठीक है। इंटीग्रेशन हुआ है ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भी, और डेवलपमेंट हुआ है हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स का भी, इंप्रूवमेंट आया बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में भी। सारे पॉइंट्स हमने रीड करे हैं ना, वही है। अब क्या एडवांटेजेस है फॉरेन कैपिटल के, वो आप लोग करोगे यहाँ पे रीड, ठीक है जी, बहुत इजी है, वन लाइन्स में। और लिमिटेशंस क्या है वो भी आप रीड करोगे, ठीक है। कोई पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आता है, मुझे आप टेलीग्राम पे भेज देना कि मैम ये नहीं समझ में आया है, तो मैं आपको समझा दूँगी। बाकी ये बहुत ईजी है, मुझे नहीं लगता कि आपको समझाने की ज़रूरत है, ठीक है। अब हम चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी टूवर्ड्स फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, ठीक है। अब इसके अंदर भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है। पहले तो है प्री 1991 पीरियड, इसके अंदर क्या था, स्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कंट्रोल होता था, लिमिटेड फॉरेन इन्वेस्टमेंट था और सेल्फ रिलायंस के ऊपर एम्फेसाइज रहता था। फिर पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन में क्या आया, ठीक है, इकोनॉमी बढ़ने लगी, इंकरेजमेंट हुआ एफडीआई का, सिंप्लीफिकेशन हुआ प्रोसीडर्स का, ये सब। फिर करंट पॉलिसी फ्रेमवर्क में क्या है, जो लिबरल एफडीआई नॉर्म्स है ना वो ही रहते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स में एफडीआई वगैरह चलती है, ऑटोमेटिक एंड गवर्नमेंट अप्रूवल रूट्स होते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक लिमिट्स होते हैं, ये सब। अब रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं फॉरेन कैपिटल के इंडिया में, कि एक तो एफडीआई का इनफ्लो बहुत बढ़ चुका है, ग्रोथ हो गई है टेक्नोलॉजी एंड सर्विस सेक्टर की, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशंस बढ़ गए हैं, फोकस आ गया है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग पे, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ पब्लिक सेक्टर, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट। तो पब्लिक सेक्टर ना कंसिस्ट करता है उन इंटरप्राइजेस का जो ओन, मैनेज और कंट्रोल होते हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है, ये हमें पता है। ये जो इंटरप्राइजेस है ना इस्टेब्लिश करे गए थे इंडिपेंडेंस के बाद, ताकि हम इकोनॉमिक एंड सोशल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाएँ। अब क्या रोल है पब्लिक सेक्टर का इंडिया में, ताकि बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हो, जैसे स्टील, कोल, पावर वगैरह, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्रिएशन हो, रेलवेज, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, प्रमोशन हो, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट का, हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट करें और प्रिवेंशन करें वेल्थ की, सॉरी मतलब जो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ है, मतलब लार्ज बिजनेस हाउसेस होते हैं उनके हाथों में ना जाए, ठीक है, गलत हाथों में ना जाए, ये सब। अब क्या नीड है हमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की पब्लिक सेक्टर में, एक तो परसिस्टेंट लॉसेज इन पब्लिक इंटरप्राइजेज, बहुत सारे जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है ना वो लगातार लॉस में जाते जा रहे हैं, क्यों, क्योंकि उनके पास इनएफिशिएंट मैनेजमेंट है, उनकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है।
सेकेंड है कि इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन है रिसोर्सेज का, जैसे लेबर, कैपिटल, रॉ मटेरियल ये अच्छे से यूज़ नहीं करे जा रहे, जैसे बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होता है। डिसीजन मेकिंग अगर हमें पब्लिक से इंटरप्राइज में करनी हो तो वो बहुत धीरे होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर गवर्नमेंट का ही कंट्रोल है। ठीक है, अब गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होगा तो डिले तो होगी ही। लैक ऑफ कॉम्पिटिशन है। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है ना वो प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट के अंदर ही ऑपरेट होती हैं, जिनके अंदर बहुत लिटिल कॉम्पिटिशन रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट ही तो कंट्रोल कर रही है, तो वो देख दाख के ही अच्छे से करते हैं ताकि रिस्क कम हो, जिससे एफिशिएंसी और इनोवेशन बहुत रिड्यूस हो रही है। फिजिकल बर्डन ऑन गवर्नमेंट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस हैं उन्हें कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे गवर्नमेंट का भी खर्चा बढ़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन एंड चेंजिंग इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ग्लोबलाइजेशन के चलते जो इंडियन इंडस्ट्रीज है ना उन्हें ग्लोबल फर्म्स के साथ कम्पीट करना पड़ रहा है। ठीक है, जिसके लिए उन्हें क्या चाहिए? एफिशिएंसी एंड मॉडर्नाइजेशन चाहिए। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन रेफर किया जाता है ऐसी प्रोसेस को जब हम ट्रांसफ़र करते हैं ओनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज से प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को। ठीक है, जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस होते हैं उनके ओनरशिप और मैनेजमेंट को जब हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस को दे देते हैं तो इस प्रोसेस को हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। इसके अंदर क्या आता है? एक तो इसमें कंप्लीट ट्रांसफ़र हो सकता है ओनरशिप का, या पार्शियल ट्रांसफ़र हो सकता है मैनेजमेंट कंट्रोल का, और ओपनिंग सेक्टर्स भी होते हैं प्राइवेट पार्टिसिपेशन के लिए। अब क्या ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं प्राइवेटाइजेशन के? कि एक तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी इंप्रूव हो, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर है ना उनका यही फोकस होता है कि वो प्रॉफिट, उनका मेन फोकस होता है प्रॉफिट कमाना और परफॉर्मेंस अच्छी करना, जिससे बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस होते हैं। गवर्नमेंट फाइनेंशियल बर्डन कम होता है। ठीक है, गवर्नमेंट को ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस पे। इनकरेज करता है ये कंपटीशन को भी, क्योंकि जो प्राइवेट होम्स होती है ना उसके उनके बहुत कंपटीशन होता है, जिससे क्वालिटी भी इंप्रूव होती है और कॉस्ट भी कम होते हैं। फोर्थ, प्रमोट करता है ये इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी को भी और हमारी प्रोडक्टिविटी को भी इन्हांस करता है। अब कौन से मेथड्स हैं प्राइवेटाइजेशन के? सबसे पहले है स्ट्रैटेजिक सेल। जो गवर्नमेंट है ना वो कुछ जो पोर्शन है शेयर्स का वो सेल कर सकती है मैनेजमेंट कंट्रोल के साथ। ठीक है, जैसे एक पब्लिक सेक्टर कंपनी है उसे हम प्राइवेट कंपनी को क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं, जो उसके ऑपरेशंस को ले लेता है अपने हाथों में, मतलब गवर्नमेंट खुद ही उसे बेच रही है। ठीक है, तो वो होता है स्ट्रैटेजिक सेल। सेकेंड होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर होते हैं ना वो साथ में मिलके कोई प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे प्राइवेट कंपनीज इन्वॉल्व होती है हाईवेज और एयरपोर्ट्स बनाने में भी, और गवर्नमेंट भी होती है। थर्ड आता है डीरेगुलेशन करना। ठीक है, हम जो रिस्ट्रिक्शंस है ना वो बिल्कुल हटा देते हैं कि जो प्राइवेट फर्म्स है वो इंडस्ट्रीज़ में एंटर ही नहीं कर सकती। इन सारी जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं इन्हें हटा देते हैं। जैसे ओपनिंग सेक्टर्स हो गया, टेलीकॉम एंड एविएशन टू प्राइवेट प्लेयर्स, तो इन सारी जगह पे भी प्राइवेट सेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फोर्थ आता है आउटसोर्सिंग। ठीक है, कुछ सर्विसेज जो हैं पब्लिक सेक्टर की वो हम प्राइवेट वालों को दे देते हैं, जैसे कुछ मेंटेनेंस या सर्विस करना किसी भी छोटे छोटे इंडस्ट्रीज़ का या ऑपरेशंस का, जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स देखते हैं। तो ये होता है आउटसोर्सिंग। अब हम चलते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। तो डिसइन्वेस्टमेंट ना रेफर किया जाता है जब गवर्नमेंट के शेयर्स को सेल कर दिया जाता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस में टू प्राइवेट इन्वेस्टर्स और द जनरल पब्लिक को। डिसइन्वेस्टमेंट में क्या होता है? गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के इंटरप्राइजेस को प्राइवेट इन्वेस्टर्स या जनरल पब्लिक को बेच देती है। इसमें मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं आता कभी कभी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन में आता है, इसमें नहीं आता। इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स है? कि मोबिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का, गवर्नमेंट जो है वो फंड्स रेज कर पाए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए, एफिशिएंसी इम्प्रूव हो पाए प्राइवेट पार्टिसिपेशन के चलते। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट भी कम हो, गवर्नमेंट पे ज़्यादा खर्चा ना आए लॉस मेकिंग इंडस्ट्रीज़ में, और हम ओनरशिप को ज़्यादा ब्रॉडन कर पाएँ। क्या मेथड्स रहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट के? कैसे कैसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? पहला है माइनॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट है ना वो एक स्मॉल पोर्शन सेल करती है, ठीक है, बट कंट्रोल नहीं देती है। जैसे गवर्नमेंट जो है ना कुछ शेयर्स दे देती है PSU के स्टॉक मार्केट में, बट मेजॉरिटी ओनर नहीं देते हैं। ठीक है, सेकंड आता है मेजॉरिटी डिसइन्वेस्टमेंट। इसके अंदर जो है ना गवर्नमेंट अपना स्टेक जो है ना वो क्या कर देती है? 50% ट्रांसफर कंट्रोल से रिड्यूस कर देती है। थर्ड आता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। इसमें ट्रांसफर होता है किसका? बोथ ओनरशिप और मैनेजमेंट का भी प्राइवेट सेक्टर को। पब्लिक ऑफर में क्या आता है? जो शेयर्स है ना वो पब्लिक को बेचे जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के चलते। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक आपको डिफरेंस दे दिया प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट का, आप इससे रीड कर सकते हो।
अब क्या एडवांटेजेस है प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट के? सेम वही चीज़ें हैं जो हमने दोनों के उसमें पढ़ी हैं, है ना, वही चीज़ें हैं। आप रीड करेंगे इसे पॉज करके, और लिमिटेशंस भी, ठीक है, और एग्जांपल्स भी मैंने आपको दे दिए हैं यहाँ पे, आप इसे आराम से रीड कर लो। नेशनल प्रायोरिटीज़ फॉर CPSEs टू स्पेंड CSR फंड्स, ठीक है, ये आपका पूरा टॉपिक का नाम है। तो सबसे पहले हम चलते हैं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस पे। तो जो CPSEs है ना, ये वो इंटरप्राइजेस हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना 50% से ज़्यादा ओनरशिप को होल्ड करती है, और ये ऑपरेट करता है किसमें? स्ट्रैटेजिक और कोर सेक्टर्स में, जैसे एनर्जी, ऑयल, गैस, इन सारी चीज़ों में। ये सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज़ नहीं होती, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी, ठीक है, जिसके अंदर CSR ऑब्लिगेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब CSR क्या है, लीगल एंड पॉलिसी फ्रेमवर्क हम देख लेते हैं। तो CSR इंडिया के अंदर ना कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर आता है, ठीक है। मैंडेटरी CSR रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं हमारी, कि जो कंपनीज है ना, एटलीस्ट उन्हें अपना जो नेट प्रॉफिट है लास्ट 3 सालों का, उनमें से एटलीस्ट 2% उन्हें क्या करना है? स्पेंड करना है, ठीक है। और ये एप्लीकेबल होता है अगर इनमें से कंपनी ये सारी कंडीशंस को मीट करती है। शेड्यूल 6 कोर एरियाज़ क्या है CSR के? तो CSR एक्टिविटीज़ ना मेन किन के अंदर आती है, क्या चीज़ें देखती है कि हेल्थ एंड सैनिटेशन हो गया, न्यूट्रिशन, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे काम करती है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, रूरल डेवलपमेंट, ये सब, ठीक है। स्पेशल रोल क्या होता है CPSEs का, कि जो CPSEs है ना वो गाइड करा जाता है नॉट ओनली बाय कंपनीज एक्ट बट ऑल्सो बाय, ये सारी चीज़ें इनके अंडर ही ये काम करते हैं। ये आप याद रख सकते हो अगर आपको रखना है, वरना आप इसे छोड़ भी सकते हो, ठीक है। इनसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम फोकस करें इम्पैक्ट बेस्ड CSR पे, वर्क करें बैकवर्ड एंड एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में, और अलाइन करें CSR को गवर्नमेंट फ्लैगशिप स्कीम्स के साथ। अब इसके अंदर ना मैंने आपको CSR की डेफिनेशन और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं दिए हैं, तो मैं आपको टेलीग्राम पे अलग से प्रोवाइड कर दूंगी कि CSR क्या होता है और मेन पॉइंट उसके। तो बेसिकली CSR को हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें कंपनीज़ क्या करती हैं, इसमें उनका प्रॉफिट कमाने के अलावा वो लोग सोशली और इन्वायरमेंटली भी काम करते हैं, उसे हम CSR कहते हैं, ठीक है जी। अब सबसे पहले इसमें नेशनल प्रायोरिटी 1 कौन सी है? हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में हमें सिलेबस में बोला गया है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि वाई हेल्थ एंड न्यूट्रिशन जो है वो प्रायोरिटी पे है, क्योंकि इंडिया ना बहुत सारे मल्टीपल चैलेंजेस फेस करिए, जैसे बहुत सारे लोग जो बच्चे हैं ना उन्हें माल न्यूट्रिशन मिल रहा है, स्टंटिंग मिल रही है, ये एक टाइप के डिसीजेज़ होते हैं, ठीक है। और लिमिटेड एक्सेस है लोगों के पास क्वालिटी हेल्थ केयर का रूरल एरियाज़ में, ठीक है। हेल्थ केयर के एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है लोगों के पास। तो CSR क्या करता है इसमें, जो इस सेक्टर में ना डायरेक्टली वो कंट्रीब्यूट करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में, ठीक है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में और पॉवर्टी रिड्यूस करने में। अब क्या डायमेंशंस होते हैं हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के अंडर CSR? सबसे पहले आता है इसमें क्यूरेटिव हेल्थ केयर, ठीक है, ट्रीटमेंट ओरिएंटेड ये होता है। इसमें ना डायरेक्ट मेडिकल सर्विसेज दी जाती हैं, जैसे हॉस्पिटल एंड स्पेशलिटी सेंटर्स हो गया, डायग्नोस्टिक लैब्स, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स, इन सारी जगह में उन्हें हेल्प किया जाता है, ठीक है। तो CPSEs जो होते हैं ना, या तो वो क्या करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, NGOs या हॉस्पिटल के साथ पार्टनरशिप कर लेते हैं, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को फंड करते हैं, ठीक है। जैसे एक CPSE है आपका, ठीक है, इसने क्या सेटअप किया, एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सेटअप कर दिया बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हेल्थ केयर लिमिटेड होता है, ठीक है। तो CPSE इन्हीं चीज़ों में हेल्प करता है कि हम जितने भी बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें अच्छे से क्या कर पाएँ, डेवलपमेंट कर पाएँ। और CSR का मतलब यही होता है कि हम जो कंपनीज़ हैं वो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभा पाएँ। सेकेंड आता है हमारे पास प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, ठीक है। फोकस इसमें क्या रहता है कि जो भी डिसीज़ेज होते हैं हम उन्हें प्रिवेंट कर पाएँ वैक्सीनेशन के ज़रिए, हेल्थ अवेयरनेस दे पाएँ, हाइजीन एंड सैनिटेशन एजुकेशन दे पाएँ, ये सब, ठीक है। की एरियाज़ इनके कौन से रहते हैं? मैटरनल हेल्थ हो गया, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन हो गया, लाइफस्टाइल डिसीज़ हो गए, ये सब। अब CSR फंड्स क्या करते हैं? कैंपेन्स चलाते हैं हैंड वॉशिंग पे, मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे, डिसीज़ प्रिवेंशन रूरल एरियाज़ के अंदर, ठीक है। थर्ड न्यूट्रिशन सपोर्ट प्रोग्राम्स भी होता है, इसमें बताया जाता है माल न्यूट्रिशन के बारे में कि चिल्ड्रन में कैसे होता है, प्रेग्नेंट वुमेंस में कैसे होता है, लैक्टिंग मदर्स में कैसे होता है। अब हम उन्हें कैसे कैसे
ठीक कर सकते हैं वो सारी चीज़ें बताई हैं कि हम मिड डे मील सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, फोर्टिफाइड फूड का यूज़ कर सकते हैं, न्यूट्रिशन अवेयरनेस दे सकते हैं, ये सब, ठीक है। फिर आता है सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि CSR एक्टिविटीज़ कौन सी इंक्लूड होती है इसमें। ये जो CSR है ना, उसमें क्या करते हैं लोग, टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, प्योरीफाइड वाटर लगवाते हैं, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट पे काम करते हैं, ये सब, ठीक है। तो रूरल एरियाज़ में जो भी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करी जाती है वो ये है सैनिटेशन एंड क्लीन वाटर के अंदर। ऐसे हर पॉइंट का बता दिया है कि किस में क्या चीज़ें होती हैं, और ये आपको इसकी हेडिंग से भी समझ आ रहा है। फिर इमरजेंसी एंड डिज़ास्टर हेल्थ केयर सपोर्ट भी होता है, ठीक है। उसके अंदर जो अब हमारी CPSE है ना, वो अपने CSR फंड्स को यूज़ करती है कब, पैंडमिक्स और नेचुरल डिज़ास्टर्स के टाइम में, ठीक है। क्या करता है उस टाइम पे ये मेडिसिन एंड इक्विपमेंट को सप्लाई करता है, सेटअप करता है टेम्परेरी हॉस्पिटल्स को, ऑक्सीजन सप्लाई देता है, ये सब। अब हमारे पास आता है इंस्टीट्यूशनल एंड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज़्म, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन। ये किस पे बेस्ड होता है इंस्टीट्यूशनल और इम्प्लीमेंटेशन, कि सबसे पहले तो हम लोकल नीड्स को देखते हैं कि क्या लोकल लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है। फिर गवर्नमेंट प्रायोरिटी एरियाज़ को डिसाइड किया जाता है। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल के हिसाब से हम डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बनाते हैं। फिर आता है हमारे अंदर इम्प्लीमेंटेशन मॉडल, ये कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करा जाता है इन चीज़ों को। फिर हम मॉनिटर करते हैं उन्हें, ठीक है। फिर आउटकम और इम्पैक्ट उसका देखा जाता है, ठीक है जी। सेकंड हमारे पास आता है नेशनल प्रायोरिटी 2 PM's इंटर्नशिप स्कीम, ठीक है। जो PM की इंटर्नशिप स्कीम है ना, वो डिज़ाइन करी गई है ताकि हम क्या कर पाए, एक मेजर जो इशू चल रहा है उसे हम एड्रेस कर पाए। कौन सा इशू है, जो मिसमैच है एजुकेशन और एम्प्लॉयबिलिटी के बीच में। बहुत सारे ग्रेजुएट्स जो है ना, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर, इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल्स उनके पास नहीं होती है। तो इस स्कीम के ज़रिए वो क्या कर सकते हैं, एक तो अकेडमिक लर्निंग पे फोकस कर सकते हैं और उन्हें रियल वर्ल्ड वर्क एक्सपीरियंस भी मिल सकता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो कि बच्चों की स्किल डेवलपमेंट हो, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी बने, जो हमारा यूथ है वो जॉब रेडी बने, ठीक है, उनके पास टेक्निकल स्किल्स हो, सॉफ्ट स्किल्स हो, प्रोफेशनल बिहेवियर हो, ये सारी चीज़ें। इंडस्ट्री अकेडमिया लिंकेज बढ़े, ठीक है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को इंडस्ट्री के रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लिंक किया जाए, ठीक है। एक्सपोजर दे स्टूडेंट्स को डाइवर्स बैकग्राउंड से। अब CPSE का क्या रोल होता है CSR के अंडर में, कि वो लोग क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं इंटर्नशिप की प्रोग्राम्स को, ठीक है। अलग अलग स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इंटर्नशिप्स के, इंजीनियरिंग में हो गया, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग हो गया, HR हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब। तो ये प्रोग्राम्स क्या इंक्लूड करते हैं, प्रॉपर इसमें बताते हैं कि कितने टाइम की उनकी ड्यूरेशन होगी इस इंटर्नशिप की, क्या वो सीखेंगे, क्या वो करेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर उन्हें क्या करता है, प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी देता है, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स उन्हें दी जाते हैं, फील्ड वर्क करवाया जाता है, टेक्निकल प्रोसेस होता है। इससे क्या होता है, हम सीखते हैं कि जो हमने थियोरेटिकली चीज़ें पढ़ी हैं, क्या हम उसे एक्चुअल में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव हो रही हैं या नहीं। मेंटोरशिप एंड सुपरविजन भी करते हैं, हर एक इंटर्न को गाइड करा जाता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेंटोरशिप क्या इंश्योर कर दे कि बच्चे कंटिन्यूस चीज़ें सीखें, उनकी स्किल बढ़े। फिर फाइनेंशियल एंड लॉजिकल सपोर्ट भी दिया जाता है, उन्हें स्टाइपेंड्स दी जाती है, एकोमोडेशंस दिया जाता है, ट्रेनिंग मटेरियल्स दी जाते हैं, ठीक है। कैपेसिटी बिल्डिंग होती है फ्यूचर वर्कफोर्स के लिए। CPSE कंट्रीब्यूट करता है कि क्रिएशन हो स्किल्ड मैन पावर का, और हमारे इंडस्ट्रियल बेस को स्ट्रेंथन किया जाए। अब ये कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कि सबसे पहले तो सिलेक्शन प्रोसेस होता है, मेरिट बेस्ड या इंस्टीट्यूशनल, जैसे भी वो चाहते हैं नॉमिनेशंस के अकॉर्डिंग वो करते हैं, ठीक है। फिर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों को अलग अलग टाइप की। फिर इवेलुएट करा जाता है कि कैसी परफॉर्मेंस चल रही है, फीडबैक्स, फिर सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। फिर आता है इम्पैक्ट क्या है इंटर्नशिप स्कीम का। इंडिविजुअल्स के लिए देखा जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कि एक तो उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ उन्हें मिल रही है, और इंडस्ट्री की रेडीनेस भी बढ़ रही है, लोग इंडस्ट्री रेडी बन रहे हैं। और CPSE के लिए क्या बेनिफिट है यहाँ पे, कि एक तो उन्हें ट्रेंड टैलेंट मिल रहा है, और ट्रेनिंग कॉस्ट भी कम हो रही है फ्यूचर के लिए। और इकोनॉमी के अकॉर्डिंग देखिए तो स्किल्ड वर्कफोर्स बढ़ रही है, हायर प्रोडक्टिविटी आ रही है, और अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है। तो यहाँ पे हमारा यूनिट 3 भी होता है डन। अब मैं आपको मिलूँगी यूनिट 4 के साथ।